कानूनी शहादत का आर्टिकल नंबर 150। इससे पहले पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्रीवियस। तो स्टार्ट करते हैं 150। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। तो इसमें ये बताया गया है कि पार्टी जो होगी, उस जो पार्टी का वकील होगा, वो ही वकील अपनी पार्टी से सवाल करेगा। जो उनके क्लाइंट्स हैं उनसे सवाल करेगा उनका अपना ही वकील। और इसमें ये होगा कि वो वकील अपने पार्टी के जो विटनेस होगा उसका कंप्लेनेंट का, वो हॉस्टाइल भी कर सकता है। कोर्ट भी उसके जो कंप्लेनेंट का विटनेस है उसे हॉस्टाइल कर सकती है। उसके बाद जब हॉस्टाइल हो गया तो उसके बाद जो है ना, फिर वही जो वकील होगा उनका अपना ही, वो फिर सवाल करेगा जो उसी पार्टी का वकील है और कंप्लेनेंट की साइड है। कंप्लेनेंट लेकर आया विटनेस को, विटनेस हो गया हॉस्टाइल, तो अब वही वकील उसी पार्टी का कंप्लेनेंट का विटनेस से सवाल करेगा आर्टिकल 150 के तहत। और वो वकील जो उसी पार्टी कंप्लेनेंट साइड का होगा वो कोर्ट को बताएगा कि ये जो गवाह आया है इसे डराया गया है या धमकाया गया है, या इसने रिश्वत ले ली है, या कोई और मसला हो सकता है इसके साथ, ये बयान बदल रहा है अपना, और ये सच्चाई नहीं बता रहा, जो हकीकत है वो सामने नहीं आ रही, हकीकत बयान नहीं हो पा रही कोर्ट में। तो उस वजह से प्लीज़ मुझे परमिशन दी जाए ताकि मैं इससे सवाल कर सकूं। और परमिशन मिल जाने के बाद फिर वो सवाल कर सकता है अपनी पार्टी से अपना वकील। आर्टिकल 151 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि विटनेस का जो है इम्पीच, वो तोड़ना, मतलब कि उसे गवाही जो देने आया है उसको गवाही ना दे गवाही जो है वो दे दे रहा है उसको नहीं देनी, मतलब अलो नहीं करनी। उसका जो होगा वो सिंपल में कहेंगे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देना उसके खिलाफ, विटनेस के खिलाफ। उसमें ये बताया जाएगा कि ये जो बंदा है ये सही नहीं है, ये पहले भी ऐसी गलत गवाहियाँ दे चुका है और ऐसे फेक, और ये खुद जो है इसका करेक्टर सही नहीं है और ये बंदा काबिल कबूल नहीं है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये गवाही देने के काबिल नहीं है। और जो हॉस्टाइल हो गया था उसके खिलाफ भी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि कह सकते हैं कि वही पार्टी कहेगी इसको डराया गया था, इसको धमकाया गया था, या इसकी बीवी को किडनैप कर दिया गया था, या इसको हेरासमेंट किया गया था घर जाकर, तभी ये अपनी सही गवाही नहीं दे रहा, अभी इसका बयान सही नहीं है, और ये अभी मुकर रहा है, पहले और बयान दिया था इसने, अभी ये और कुछ बता रहा है। और इसमें जो बंदा गवाही देने आया है उस पर कोई और बंदा गवाही दे सकता है कि ये तो काबिल कबूल ही नहीं है, क्योंकि ये तो लफंगा है, या ये करेक्टर इसका सही नहीं है, और कोई उस गवाह के ऊपर भी गवाह लाया जा सकता है आर्टिकल 151 के तहत। और उसके अलावा इसमें दूसरी एक बात यह है कि मिसाल के तौर पर जो गवाही दे रहा है उसने सारा बयान कंप्लेनेंट के हक में ही दिया, प्लेंटिफ के हक में ही दिया। मिसाल के तौर पर प्लेंटिफ के हक में कहा कि ये सारी ज़मीन इसकी है, ये सारी प्रॉपर्टी इसकी है, और इसने ऐसे ऐसे ख़रीदी थी ये सारा, और ये लीगल जो है इसका वारिस है, लीगल हेयर, तो सारा कुछ वो बता रहा है। लेकिन जो है इसी मामले के ऊपर पहले जहाँ पर केस चल रहा था उस वक्त इसने जो गवाही दी थी वो किसी और के हक में दी थी। उस वक्त इसने प्रीवियस जो बयान दिया था कोर्ट को, तो उसमें ये इसने कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उस मालिक की है। तब बी का बयान, बी का जो प्लेंटिफ बी था, अब ये प्लेंटिफ ए पहले बी के हक में गवाही दे दी, अब ए के हक में गवाही दे दी, ज़मीन ए की है, और पहले बोल रहा था ये ज़मीन बी की है कहीं और कोर्ट में, अभी बोल रहा है ए की है। तो वो जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स होंगे इसकी ट्रू कॉपी, वो उस कोर्ट की इसकी स्टेटमेंट की लाई जाएगी और कोर्ट में प्रूफ की जाएगी, पेश की जाएगी, और कोर्ट फिर कंसीडर ऐसे नहीं करेगी, ये समझेगी कि ये जो विटनेस है वो इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर जो है इसकी बात सुनकर फैसला किया जाए। ये था आर्टिकल नंबर 151।
आर्टिकल 152 क्वेश्चंस लीडिंग टू कॉर्पोरेट एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल। और इसमें ये बताया गया है आर्टिकल 152 में कि जो गवाही देने के लिए आ रहा है और उस कोर्ट में गवाही दे रहा है, जो फैक्ट इन इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है उन पर गवाही दी उसने, और कोर्ट जो है क्या कर रही है कि कोर्ट चाह रही है कि हम इससे आजू बाजू वाले जो इससे मिलते जुलते फैक्ट्स पर रिलेवेंट फैक्ट हों, इससे मिलते जुलते उन पर जो इससे पूछा जाए, इसका ओपिनियन पूछा जाए, इसका नियर ये जो भी है तो इसे टेस्टिमनी किया जाए, मतलब विटनेस को, ताकि थोड़ा और जो है वो वाजे हो जाए बयान कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है। तो कोर्ट अगर पूछना चाहे तो पूछ सकती है उससे मिलते जुलते फैक्ट्स जो उससे रिलेवेंट हो, वो कोर्ट उससे पूछ सकती है। ये था आर्टिकल 152। आर्टिकल 153 फॉर्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस may be proved to corroborate later testimony as to same fact। जो पढ़ के आए थे आर्टिकल नंबर 51 में उससे मिलता जुलता है ये, जैसा कि उसमें पढ़ के आए थे कि उसने एक बयान दिया, प्रीवियस बयान उसका किसी और कोर्ट में दिया कि एक सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कि ये प्रॉपर्टी बी की है, और फिर कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी ए की है, ए ने खरीदी है और उसका लीगल हेयर ए है, पहले कह रहा था बी है दूसरी कोर्ट में, अब कह रहा है। तो 151 में पढ़ के आ रहे थे। और अब इसमें ये बताया गया है आर्टिकल 153 में कि वो जो उसने बयान दिया था पहले किसी और कोर्ट में, वो उसका बयान, या जो उसने पुलिस को बयान दिया था वो उसका बयान, और अब जो कोर्ट में दे रहा है बयान एग्जैक्ट सेम बयान है और सही है बिल्कुल, जो वो विटनेस बोल रहा है प्रीवियस उसका और अभी वाला सेम बयान दे रहा है, तो उसके बारे में ये 153। और कोर्ट उस बयान को जो है वो स्ट्रॉन्ग मानेगी कि उसने सेम बयान दिए, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 154 व्हाट मैटर्स may be proved in connection with proved statement relevant under article 46 और 47। तो इसमें ये बताया गया आर्टिकल 154 में कि जैसा कि कोई मरने वाला डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एक बंदा है जो मरने वाला था, उसने बयान दिया ए किसी को, मतलब दूसरे बंदे को, जैसे ए मरने वाला था उसने नाम लिया बी और सी का कि डी ये तुम्हें बयान दे रहा हूँ, सी और डी ने मुझे कत्ल किया है। तो वो क्या कर रहा है आगे चलकर, और वो आगे चलकर वो बयान देगा तो किस तरह का होगा और उसे कैसे साबित किया जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर उसने बी और सी का नाम लिया डी के सामने डाइंग डिक्लेरेशन में, और ये जो डी है ये कोर्ट में आके कह रहा है कि ए को बी ने सिर्फ मारा, इस तरह का बयान, या उसने बी का सिर्फ नाम लिया, इसने सी भी जोड़ दिया कि बी सी ने मिलकर इसे मारा था। इस तरह का बयान आके जब वो कोर्ट में देगा तो जो बयान देने आया है तो उसके करैक्टर के ऊपर भी इम्पीच किया जा सकता है, उस पर भी एविडेंस चल सकती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या किस वजह से या कोई चीज़ है, तो उसके ऊपर भी गवाह चलाए जा सकते हैं आर्टिकल 154 के तहत। आर्टिकल 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी। इसमें यह होता है कि कोई भी जो कंप्लेनेंट होता है या विटनेस होता है गवाह, ज़्यादातर पुलिस वाले होते हैं तो उनके पास ज़्यादा काम होता है, तो हर केस में कंप्लेनेंट या आईओ होते हैं और ज़्यादातर गवाह होते हैं, ज़्यादा मैटर डेली दिन में 2-3 होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो भी बयान वगैरह जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जो देखते हैं वहाँ पर वो चीज़ जब कोर्ट में आते हैं दोबारा बयान देने, जो उसने लिखा है वो बयान जब कोर्ट में देने आते हैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग में उन्हें रिफ्रेशिंग मेमोरी करवाई जाती है, ताकि वो जो बयान उन्होंने दिया था वो थोड़ा सा पढ़कर जो है रिवीजन कर लें, जो उसने बयान दिया था उसकी
मेमोरी जो है रिफ़्रेश हो जाए ताकि अच्छे से बयान दे पाए कोर्ट में। वो फिर प्राइवेट को भी, जो कंप्लेनेंट होता है या प्राइवेट विटनेस होते हैं, उनको भी बताते हैं ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स थे, तुम लोगों ने ये गवाही दी थी, अब कोर्ट में भी सेम गवाही देना। ये है आर्टिकल 155। आर्टिकल 156, टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन आर्टिकल 155। जैसा कि आर्टिकल 155 में था कि जो उसने बयान दी, दो लिखे थे बयान वगैरह, या जो उसने स्टेटमेंट दी थी, या जो उसने इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आर्टिकल 155 के तहत रिफ्रेश मेमोरी करके उसने बयान दिए कोर्ट में। इसी तरह आर्टिकल 156 के तहत उसने वो बयान देने, जैसे कि डेली डायरी होती है, वो जो भी उनकी कारकर्दगी होती है डेली डायरी के मुताबिक, वो भी पेश अगर की गई है तो इन रिटन में मौजूद है डॉक्यूमेंट की सूरत में, तो उस पर भी गवाही हो सकती है। और उसके लिए भी उसे रिफ़्रेश मेमोरी का वक्त मिलेगा कि एक नज़र उस पर देख ले, उसके बाद फिर वो उस पर भी गवाही दे सकता है। आर्टिकल 157, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी इज टू रिटन राइटिंग यूज टू रिफ़्रेश मेमोरी। और इसमें ये बताया गया आर्टिकल 157 में कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग में दे रहा है, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई सर्टिफिकेट हो गया या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, इशू करता है कोई, तो जब उसे बुलाया जाएगा तो उसे वो दिखाया जाएगा कि आप जाकर रिफ़्रेश मेमोरी कर लें, एक नज़र इस पर देख लें, उसके बाद आकर गवाही दें कोर्ट में। तो वो कोर्ट में उसे थोड़ा टाइम दिया जाएगा रिफ़्रेश मेमोरी का, उसके बाद फिर वो गवाही देगा। रिफ़्रेश मेमोरी हो जाने के बाद फिर जब गवाही देगा तो उससे जो अगेंस्ट पार्टी का एडवोकेट है वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। ये था आर्टिकल 157। आर्टिकल 158, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें ये बताया गया आर्टिकल 158 में कि किसी डॉक्यूमेंट के लिए किसी विटनेस को समन किया गया है कि ये डॉक्यूमेंट पेश करो कोर्ट में, तो वो पेश करना होगा उसे कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट, और कोर्ट देखेगी कि इसमें ऐसा कोई स्टेट के अगेंस्ट तो नहीं, जो मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो जो स्टेट का हो और वो ज़ाहिर ना करने वाला हो, जिसे ज़ाहिर ना किया जाए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट देखेगी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो फिर उसे समन नहीं, नोटिस जो है वो नहीं सेंड करेगी। कि ऐसा डॉक्यूमेंट देखेगी कोर्ट, अगर कोई स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक तो नहीं है, जिस पर स्टेट ने ऑलरेडी पॉलिसी लगाई हुई है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं भी सेंड नहीं किए जाएंगे। और उसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो समझ से बाहर है, किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है या किसी और भाषा में लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा कि कोर्ट जो है वो उसके एक्सपर्ट को बुलाएगी जो वो लैंग्वेज जानता हो या वो ऐसे इसमें महारत रखता हो, उसको नोटिस के ज़रिए, समन के ज़रिए, 158 के ज़रिए समन करेगी कि आ जाएं आप, और कोर्ट को जो है प्रोसीडिंग में मदद करें। यहाँ कोई ऐसी लैंग्वेज वाला डॉक्यूमेंट है तो अगर वो किसी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से वो ट्रांसलेट करवा रही है कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को, तो फिर जो ट्रांसलेट करने वाला है उसको भी बुलाया जा सकता है आर्टिकल 158 के तहत। और उसके अलावा और इसमें यह बताया गया है कि जैसा कि उसको ऑर्डर किया गया था कि इस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करो, और वो जो डॉक्यूमेंट था वो राज में रखने वाली चीज़ थी, उसने क्या किया, उसे लोगों को बताने लगा, यहाँ वायोलेशन करने लगा, तो उस पर 166 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आर्टिकल 159, गिविंग इज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। एक पार्टी ने, इसमें यह बताया गया कि किसी एक पार्टी ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस किया दूसरी पार्टी को, अब वो सेम डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में भी प्रोड्यूस करेगी कोर्ट के हुक्मनामे पर। यही था आर्टिकल 159 में, गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस 159 के तहत, कि एक पार्टी है उसने क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो लेकर आई, कोर्ट में पेश किया, और दूसरी पार्टी ने उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिया। अब क्या होगा,
जो डॉक्यूमेंट उसने पार्टी को दिया वो तो उसने कोर्ट के सामने पेश किया। अब कोर्ट वेरिफिकेशन भी कर सकती है, या जिस पार्टी से वो डॉक्यूमेंट लेकर आई है पार्टी कोर्ट में प्रोड्यूस करने, तो जिसने उस पार्टी को दिया वो डॉक्यूमेंट, उस पार्टी को समन नोटिस के ज़रिए कोर्ट वो डॉक्यूमेंट दोबारा मंगवा सकती है कि ये डॉक्यूमेंट दो, या इसकी कंफर्मेशन दो, या ऐसा कोई तुम आपने डॉक्यूमेंट वगैरह इश्यू किया है तो उस पर गवाही आके दो। ये था आर्टिकल 159। आर्टिकल 160 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। इसमें यह बताया गया आर्टिकल 160 में कि एक पार्टी ने जो है वो दूसरी पार्टी से नोटिस के ज़रिए मतलब वो डॉक्यूमेंट लेना चाहा, लेकिन उस पार्टी ने उसे वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अब क्या होगा? तो इसमें यह बताया गया है कि दो पार्टीज़ हैं ए और बी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। ए और बी के भी बीच में दो पार्टीज़ थी। ए ने बी को नोटिस भेजा कि ये जो चीज़ है जो हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था ये हमें दो, ताकि कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, इस पर केस चलाना है। तो जो दूसरी पार्टी थी बी, उसने उसको नहीं दिया वो एग्रीमेंट। अब क्या होगा? जब कोर्ट में केस चल रहा है तो वो जो डॉक्यूमेंट उसने रिफ्यूज़ कर लिया, उसे नहीं दिया, तो वो कोर्ट में भी नहीं लाया जा सकता। अगर दोनों परमिशन देते हैं, दोनों राज़ी हैं इस बात पर, फिर उसे एविडेंस में लाया जा सकता है, वरना नहीं। आर्टिकल 160 के तहत। आर्टिकल 161 जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोटेक्शन। तो इसमें यह बताया गया है 161 में कि जज के पावर्स क्या हैं सवाल के मुतलिक, और जो आर्डर होगा उसके मुतलिक, और प्रोटेक्शन के मुतलिक। तो इसमें यह बताया गया है कि जो जज है वो एनी टाइम एनी स्टेज ऑफ केस कोई भी सवाल कर सकता है, और जज किसी भी ऑर्डर पर, प्रोटेक्शन पर, कोई भी किसी भी स्टेज पर कोई भी ऑर्डर कर सकता है। और जजेस के जो सवाल होते हैं उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और इसमें फाइनली ये है कि जज जो है वो सवाल नहीं पूछ सकता जिनमें प्रिविलेज मिली हुई है, वो सवाल नहीं कर सकता। जो सवाल 4 से लेकर आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक के, तो उसमें जो है वो प्रिविलेज मिला हुआ है। ये था आर्टिकल 161। आते हैं आर्टिकल 162 की तरफ। आर्टिकल 162 नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो इसमें यह बताया गया है आर्टिकल 162 में कि जो एडमिशन इम्प्रॉपर है या रिजेक्शन है उस पर एविडेंस नहीं चलाया जा सकता। और इसमें यह बताया गया है कि ये इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो ये एक न्यू ग्राउंड नहीं है न्यू ट्रायल के लिए, कि नया ट्रायल स्टार्ट किया जाए इन ग्राउंड्स के ऊपर। और किसी केस में सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है तो उसे देखा जाएगा, और ये इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन इनके बुनियाद पर कोई नया ट्रायल या नया केस, नया सूट नहीं बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करें 163 आर्टिकल एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ। तो इसमें यह बताया गया है कि वो अपने एक्सेप्टेंस या डिनाइल, किसी का इनकार कर रहा है या कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, उस दोनों सूरतों में वो अपना ओथ पर क्लेम करेगा। अगर मना कर रहा है तो भी ओथ लेकर, अगर मान रहा है तो भी ओथ लेकर। और ये आर्टिकल 160 वाली जो एविडेंस है, ओथ वाली चीज़, ये सिविल केसेस में होगी, क्रिमिनल में नहीं होती। जैसा कि फैमिली में भी हो सकती है, क्रिमिनल में हो गया कोई प्रॉपर्टी ओथ ले रहा है, इन एप्लीकेशन में ओथ होता है, वो ओथ में कह रहा है कि ये चीज़ मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, और डिफेंडेंट वो भी ये कह रहा है कि ओथ लेकर ये डिनाई कर रहा है उसकी चीज़ को कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी है, वो भी ओथ के ऊपर कहेगा। जैसा कि फैमिली में होता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ पर इल्ज़ाम लगाता है ओथ के ऊपर कि ये बदचलन है और इसका किरदार सही नहीं है, इसका करैक्टर सही नहीं है। तो इस तरह का जो भी
वो उस पर क्लेम करेगा तो वो भी ओथ के ऊपर, और वो जो उसकी वाइफ होगी वो भी जो क्लेम करेगी कि ये सारा कुछ जो है वो गलत बयान कर रहा है, वो डिनाई करेगी ओथ के ऊपर। इन एप्लीकेशन की सूरतों में होगा दोनों का। सिविल में भी ऐसा ही होता है, जो चीज़ वो मांग रहा होगा उसके नीचे लास्ट में एंड में ओथ होता है कि ओथ ले रहा हूँ ये जो भी चीज़ है वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ। ये था आर्टिकल 163। और आते हैं अभी आर्टिकल 164 के ऊपर। प्रोटेक्शन of evidence that has become available because of modern devices एक्सेट्रा। तो इसमें ये बताया गया है कि 164 आर्टिकल में कि जो मोबाइल्स वगैरह या कैमरा की फुटेज हो गई या सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हो गई, उसके ऊपर उसे कोर्ट में लाया जा रहा है एविडेंस के हिसाब से, तो वो एविडेंस काउंट की जाएगी और उसके ऊपर उसके बुनियाद पर भी कोर्ट फैसला दे सकती है। अगर मैं उसमें हर चीज़ वाजे है और कोर्ट कंसीडर कर रही है और उसे करना होगा, आर्टिकल 164 के तहत कंसीडर कर लिया उसने, अब वो उसे देखने के बाद जो भी फैसला करना हो उसने कोर्ट को वो करेगी। ये था आर्टिकल 164। और आर्टिकल 165 ऑर्डर टू ओवर राइड अदर लॉज। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो ऑर्डर है, ये जो कानून शहादत लॉ है ऑर्डर, ये जितने भी दूसरे लॉज हैं उनके ऊपर कंसीडर किया जाएगा और इस लॉ को जो है वो दूसरे लॉज के ऊपर अहमियत हासिल होगी, उनमें से लाया जाएगा। सिविल, क्रिमिनल, फैमिलीज़ लॉ, उनके मुतल्लिक मतलब ये उनके साथ साथ चलेगा आर्टिकल 165 के तहत। और आर्टिकल 166 ये रिपील्ड हो गया है, तो ये कानून शहादत ऑर्डर कंप्लीट हो गया। सारा सब्जेक्ट जितने भी प्रीवियस आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सारा बुक कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट था 166, टोटल आर्टिकल्स हैं 166 कानून शहादत ऑर्डर में।